नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी, ऐसा शो जहां पर हम आपको न सिर्फ निवेश विकल्पों के बारे में बताते हैं बल्कि मौजूदा हाल में जो कि हम देख रहे हैं बाजार में काफ़ी अस्थिर है और देश विदेश में सब जगह ब्याज दरें बढ़ रही है, महंगाई की मार हर किसी को परेशान कर रही है। अब एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो को लेकर चिंतित तो होगा ही, लेकिन आपकी आज की ये चिंता को हम दूर करते हैं। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के हेड प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजी चिंतन हरिया हमारे साथ हैं, जो कि बारीकी से इस पर चर्चा करेंगे। चिंतन, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। बाजार के मौजूदा उतार चढ़ाव को चिंतन आप कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं? शुरुआत इसी सवाल से करना चाहती हूँ। शुक्रिया कविता, नमस्ते। अगर हम बाजार की बात करें तो जो 2020 में जब से लॉकडाउन हुआ और जब से कोविड का आउटब्रेक हुआ, तो सभी सेंट्रल बैंक्स ने बहुत सारा पैसा प्रिंट किया और जो ब्याज दरें थी उन्हें कम की। तो ब्याज दरें कम करने से और पैसा बहुत सारा मार्केट में आने की वजह से जो एसेट क्लासेस थे, कमोडिटीज, इक्विटी मार्केट्स, इंटरनेशनली और लोकली रियल एस्टेट मार्केट, जो बॉन्ड के भाव थे वो भी सब बढ़े। तो सभी एसेट क्लासेस में एक तेजी आई और उसका लाभ जरूर सभी भारतीयों को भी हुआ। और अगर हम देखें तो उसी के कारण बहुत सारे लोगों का रुझान इक्विटी मार्केट्स की तरफ बढ़ा और हमारे यहाँ पे डीमैट अकाउंट्स जो 2 करोड़ के आसपास थे 4-5 साल पहले, वो बढ़कर 9 करोड़ हुए। तो ये चीज अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है लोगों का कि वो इक्विटी में भी निवेश करना शुरू किया। और जैसे कि आप कह रहे थे कि अभी जो माहौल बन रहा है, क्योंकि बहुत सारा पैसा प्रिंट किया गया था और बहुत सारे कमोडिटीज के दाम बढ़े, तो उसी के साथ साथ जो मुद्रास्फीति की दर थी यानी कि इन्फ्लेशन, वो बहुत ही बढ़ चुका था। और उसे कम करने के लिए सभी सेंट्रल बैंक्स को आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो जो चीज के कारण या जो इम्पोर्टेंट रीजन था मार्केट्स बढ़ने का, लिक्विडिटी अच्छी थी और इंटरेस्ट रेट्स कम थी, वो थोड़ा रिवर्स हो रहा है अभी। तो अगले 1 से 2 साल हमें ये कंसोलिडेशन फेज लग रहा है कि जहां पर ब्याज दरें बढ़ेगी, मुद्रास्फीति को कम किया जाएगा और ये जब चीजें होगी तो जरूर थोड़ा बहुत मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहेगा। आगे चलकर रणनीति पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम यूएस फेड ने जो ब्याज दरें बढ़ाई हैं 75 बेसिस पॉइंट से, उसको थोड़ा सा आप आसान भाषा में निवेशकों को समझाएं। ऐसा नहीं था कि इसकी अपेक्षा नहीं थी, इसकी बिल्कुल उम्मीद थी और उम्मीद के मुताबिक ही ये रेट हाइक हुआ है, लेकिन आगे कितनी रेट हाइक होगी वो यूएस फेड कह रहा है कि तमाम रिपोर्ट्स जो आएंगी उसके मुताबिक ये निर्णय लिया जाएगा। अब हमको बताएं कि इसका इम्पैक्ट हमारे लिहाज से कितना पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिलहाल जो महंगाई दर बढ़ रही है यूएस में, तो खैर ये 41 साल की हाई पर है 8.6%। भारत में भी हम देख रहे हैं कि आरबीआई के कंफर्टेबल जोन के काफ़ी ऊपर महंगाई दर निकल चुकी है और जो समस्या फ़िलहाल हमें दिखाई दे रही है सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स की वजह से, वो 1 से 1.5 साल तक तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आकलन लगा रहे हैं कि हमें ये मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। आपकी एनालिसिस बढ़ती हुई ब्याज दरों को लेकर क्या कहती है, यूएस के लिहाज से भी और भारत के लिहाज से भी? तो अगर हम देखें कविता, अगर पिछले 13 सालों से, जब से लेमन क्राइसिस हुआ 2008 में, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो जो चीजें हम बाजार में देख रहे थे, ब्याज दरें घट रही थी। यूएस में ब्याज दरें 4 से 4.5% हुआ करती थी, वो घटकर करीबन करीबन शून्य के आसपास आ चुकी थी। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स में देखें तो वहां पे भी ब्याज दरें 4-4.5% हुआ करती थी और वो कम होकर नेगेटिव टेरिटरी में चली गई। अगर हम इतिहास में देखें तो ये पहली बार हुआ था कि इंटरेस्ट रेट्स यानी कि ब्याज दरें नेगेटिव हुई थी यूरोप में और यूएस में शून्य के आसपास आई थी। तो इन्हें नॉर्मलाइज होना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि अगर हम देखें जो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर होता है, एक ह्यूमन एक हमारे जो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर होता है, वो नॉर्मल होना जरूरी है। अगर वो बहुत कम होता है तो हमें शायद ज्यादा तकलीफ पड़ती है। वैसे ही अर्थशास्त्र में अगर ब्याज दरें बहुत कम होती है तो बहुत सारा कर्जा लिया जाता है सिस्टम में, और वो जो कर्जा जब बहुत बढ़ जाता है तो उसके कारण एक माहौल ऐसा बन जाता है जब मार्केट में रिसेशन भी आ सकता है। तो आज ये स्थिति ऐसी निर्माण हुई है कि इतना आसानी से पैसा सबको मिल रहा था, शून्य के आसपास ब्याज दरें थी, तो सभी एसेट क्लासेस में बहुत तेजी थी। और जैसे कि आपने कहा कि अभी नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है, तो ब्याज दरें शायद जैसे कि यूएस में अभी अनुमान किया जा रहा है 3 से 3.5% तक जा सकती है अगले 6 महीने में। और उसका हमें यूरोप में भी, अगर आप आज सुबह की बात करें तो यूरोप में भी स्विस नेशनल बैंक ने
कुछ 50 बिप्स यानी कि आधा प्रतिशत ब्याज दर बढ़ाया है। तो ये जो ब्याज दरें बढ़ाने की श्रृंखला है, वो यूएस, यूरोप में जारी रहेगी और उसे अब उसका ज़रूर एक भारत में भी हमें ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखेगी अगले एटलीस्ट 6 महीने तक, जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता। चिंतन, आप तो बाज़ार से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। आपने बाज़ार की इस तरह की कई सारी साइकिल्स देखी होंगी। बाज़ार स्पेसिफ़िक बाज़ार की चाल से स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट्स को जब लॉन्च करने की बात आती है, क्या इस स्ट्रैटेजी को एएमसीज़ अपनाती हैं? क्या इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना सही होगा? और जो फ़िलहाल हम मार्केट साइकिल देख रहे हैं, ये आपके अनुभव में बाकी मार्केट साइकिल्स के मुकाबले कितनी अलग है? तो बिल्कुल मार्केट्स में डेफिनेटली जो हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो हर 10-15 साल में काफी एक बड़ा उतार चढ़ाव आते रहता है, क्योंकि कारण अलग अलग होते हैं। कभी टेक बबल होता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बबल होता है, कभी रियल एस्टेट बबल होता है। कारण अलग होते हैं, पर मार्केट में जो गिरावट आती है उसका इकोनॉमिक कारण नॉर्मली ऐसा होता है कि उसके पिछले 3-4-5 सालों में बहुत एक बड़ी तेजी देखी जाती है और लोगों का जो एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत बढ़ जाता है, लोग बहुत यूफोरिक हो जाते हैं। तो आमतौर पर हमने ये देखा है और मैंने पिछले मेरे 17 साल के करियर में 2 या 3 बार देखा है कि जभी भी मार्केट बहुत ऊपर जाती है, आसानी से लोग पैसा लगा देते हैं और मार्केट जब नीचे आता है, तो लोग डर जाते हैं और पैसा नहीं लगा पाते मार्केट्स में या इक्विटी मार्केट्स में। ये बिल्कुल विपरीत है जो उन्हें करना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, आपका वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको गिरती हुई मार्केट में जब मार्केट सस्ता होता है, तब खरीदना चाहिए और बढ़ी हुई मार्केट में जब मार्केट महँगा होता है, तब आप अपना जो इक्विटी एलोकेशन है उसे कम करके जो दूसरे एसेट क्लासेस है जैसे कि डेट या फिर गोल्ड, उसमें आपको निवेश करना चाहिए। क्योंकि आम तौर पर लोग ये खुद नहीं कर पाते, तो हमने ये देखा है कि जो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं, यानी कि जो एसेट एलोकेशन आपके बिहाफ पे करते हैं, ये सही फंड्स रहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। कितना प्रतिशत इक्विटी में होना चाहिए, कितना प्रतिशत डेट में होना चाहिए, कितना प्रतिशत गोल्ड में होना चाहिए, और कब इसे स्विंग करना चाहिए गोल्ड इक्विटी को डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशंस। ये सभी चीजें फंड मैनेजर करते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास केवल लंबी अवधि का पैसा हो और आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, तो जो एसेट एलोकेशन स्कीम्स रहते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा ज़रिया है निवेश करके उस निवेश को लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होने देने के लिए। एसेट एलोकेशन का आपने जिक्र किया है। हम इसकी बारीकी में जाएं उससे पहले ज़रा आप समझाइएगा कि एसेट एलोकेशन होता क्या है और बाज़ार की किस भी तरह की चाल हो, क्यों ये करना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, एसेट एलोकेशन को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो आपके पास एक सही मात्रा में जो डिफरेंट एसेट क्लासेस है वो होना ज़रूरी है। यानी कि डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी एक एसेट क्लास है, डेट एक एसेट क्लास है, गोल्ड एक एसेट एसेट क्लास है यानी कि कमोडिटीज, और रियल एस्टेट को भी एक एसेट क्लास के तौर पर माना जाता है भारत में। तो ये जो 4 एसेट क्लासेस है, उनके उनका आपके पास एक सही मिश्रण होना ज़रूरी है। रियल एस्टेट की अगर बात करें तो आमतौर पर जो आपका खुद का घर होता है वही आपके लिए, भारत देश में अगर हम देखें तो रियल एस्टेट महँगा होता है, तो आपका घर एक बहुत ही बड़ा एक रियल एस्टेट एसेट बन जाता है अगर आप खरीदते हो तो। और अगर फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो इक्विटी, डेट और गोल्ड, ये तीनों को मेजरली माना जाता है। अभी सिल्वर ईटीएफ्स भी आ गए, तो सिल्वर भी एक चॉइस है आपके पास। तो जो एसेट एलोकेशन एक सिंपल सही तरीके से बताऊँ तो आपके पास कौन-सा इक्विटी, डेट और गोल्ड, इक्विटी, डेट और गोल्ड में कितने मात्रा में आपके पास कहाँ पर पैसा होना चाहिए, ये आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको निवेश करना पड़ता है, उसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। और सभी निवेशकों के लिए ये सेम नहीं होता। कुछ निवेशक शायद ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाले होते हैं, तो उनके पास इक्विटी ज़्यादा होता है। कुछ निवेशक के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होता, तो उनकी इक्विटी कम होती है। पर आमतौर पर अगर हम देखें एवरेज 99% लोगों के लिए एक सही एसेट एलोकेशन यही रहेगा कि जहाँ पर मार्केट सस्ता होता है, आप इक्विटी बढ़ाइए, मार्केट महँगा होता है, आप इक्विटी घटाइए, और ऐसा करने पर लंबी अवधि में आपका वेल्थ क्रिएशन होते रहेगा। चलिए, विस्तार से बात करते हैं अब एसेट एलोकेशन पर, क्योंकि देखिए एसेट एलोकेशन जैसे कि आपने समझाया, आपका रिस्क कम होता है और अलग-अलग एसेट क्लास में क्योंकि आप निवेश करते हैं और हर एसेट क्लास बाज़ार की हर चाल में अलग-अलग तरह से कामकाज करती है। ट्रिगर्स जो हैं वो हर एसेट क्लास के लिए अलग-अलग होते हैं और इसीलिए न सिर्फ संतुलन आपके पोर्टफोलियो में बना रहता है, आपका रिस्क भी कम होता है और आपके पास पैसे गँवाने से ज़्यादा पैसे कमाने का मौका होता है। और इसीलिए
जिक्र होता है एसेट एलोकेशन फंड्स का। तो एसेट एलोकेशन फंड्स बुनियादी तौर पर चिंतन हमको समझाए कि आखिर किस तरह के होते हैं, कितने तरह के एसेट एलोकेशन फंड्स फिलहाल बाजार में मौजूद हैं। तो अगर हम एसेट एलोकेशन फंड्स की बात करें तो जो एक कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी, उसे डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी भी कहा जाता है। ये एक पूरी कैटेगरी है और उस कैटेगरी में आपको मिलेंगे फंड्स जो इक्विटी और डेट में निवेश करते हैं, इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज में। और वैसे ही फंड ऑफ फंड में आपके पास एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड एक ऐसा मौका है जहां पर इक्विटी, डेट और गोल्ड, ये तीनों में आपको एक अच्छा मिश्रण मिल जाता है, जहां पर वैल्यूएशंस के बेसिस पर, मॉडल के बेसिस पर एक निर्धारित किया जाता है कि कितना प्रतिशत इक्विटी होना चाहिए मार्केट के लेवल के हिसाब से, मार्केट कैप टू जीडीपी के हिसाब से या फिर इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से, और वो इक्विटी किस अंडरलाइंग फंड्स में होना चाहिए, जैसे कि बैंकिंग में होना चाहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए, लार्ज कैप में होना चाहिए, मिड कैप में होना चाहिए। तो ना सिर्फ कितना इक्विटी होना चाहिए पर कहाँ पर होना चाहिए, ये भी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आ जाता है। तो जब एक फंड मैनेजर आपके लिए निवेश करता है एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड में, तो वो ये पहले निर्धारित करते हैं कि कितना प्रतिशत इक्विटी होना चाहिए, कितना प्रतिशत गोल्ड होना चाहिए, कितना प्रतिशत डेट होना चाहिए। एक बार ये प्रतिशत निर्धारित हो जाने के बाद अंडरलाइंग कौन से फंड्स होने चाहिए जिनमें अगले 2 साल 3 साल में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा अच्छा दिख रहा है, वहां पे निवेश किया जाता है। जैसे कि अगर 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो ब्याज दरें बढ़ने की आशंकाएं बहुत थी, क्योंकि विश्व में मुद्रास्फीति बढ़ रही थी पिछले 6-8 महीनों से। तो आप लंबी अवधि के पेपर्स ना लेके कम अवधि के पेपर्स डेट में खरीदे। सिमिलरली अगर हम इक्विटी की बात करें, इक्विटी मार्केट थोड़े महंगे लग रहे थे आज से 6-8 महीने पहले। अगर हम अक्टूबर 2021 की बात करें तो अपने उच्चतम स्तर पर थे इक्विटी मार्केट्स, तो वहां पर डेफिनेटली आपको इक्विटी आपका कम करना चाहिए। तो ये जो एसेट एलोकेटर फंड था वो अपने न्यूनतम इक्विटी स्तर पर पहुंच रहा था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जैसे जैसे मार्केट बढ़ा था। तो एक सिंपल तरीका है, जब मार्केट महंगा होता है तभी कम इक्विटी होता है और उसके सामने डेट और गोल्ड ज्यादा रहता है, और जब मार्केट सस्ता हो जाता है तो इक्विटी ज्यादा होता है और डेट और गोल्ड कम हो जाता है। मुझे ये बताएं कि मौजूदा हालात में, जैसे कि सब जगह कहा जा रहा है कि उतार चढ़ाव रहने वाला है इक्विटी बाजार में, आपको अपना एलोकेशन डेट पोर्टफोलियो में और मध्यम से छोटी से मध्यम अवधि के लिए करना चाहिए। तो इस तरह के बाजार में ये जो एसेट एलोकेशन फंड्स जो होते हैं, ये अपने आप ही एक्सपोजर बढ़ाते हैं, कम करते हैं जिस भी तरह से बाजार की स्थिति हो, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, आपने सही कहा। और जैसे कि निवेशकों को काफ़ी टाइम पता नहीं होता कि क्या सस्ता है, क्या महँगा है। फिर अगर हम इक्विटी मार्केट्स में देखें तो सेक्टर्स में भी अलग-अलग सेक्टर अलग-अलग टाइम पे चलते हैं। जैसे कि पिछले 4 सालों में टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छी तरह से चला है। पिछले 1 डेढ़ साल में अगर हम देखें तो कोविड आउटब्रेक के बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर अच्छा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स ने भी बहुत अच्छा किया। और वही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर उसके पहले के 8-10 सालों में नहीं चला था। कमोडिटीज की बात करें तो 2011 से लेकर 2020 तक कमोडिटीज में मंदी थी, पर 2021-22 में कमोडिटीज वापस तेजी आ गई। तो कौन से सेक्टर में निवेश कब करना चाहिए, ये इन्वेस्टर्स को थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है देखने के लिए। तो जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है म्यूचुअल फंड में, जैसे कि फंड मैनेजर होते हैं, सेक्टोरल एनालिस्ट होते हैं, वो सभी मिलके एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं कि कौन से सेक्टर में कब कितना निवेश करना चाहिए और कौन से फंड में अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको इक्विटी, जैसे कि अभी इक्विटी आसपास 30 या 35% के आसपास अगर इक्विटी है फंड में, तो कौन से सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए। और अगर हम डेट की बात करें तो क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है, तो आप डेट में कम अवधि के पेपर्स या कम अवधि के फंड्स जो होते हैं उसे आप लीजिए। और गोल्ड की बात करें तो एज अ रेजिडुअल एसेट क्लास हमारा ऐसा मानना है कि अगले 1-2 साल में जब तक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो गोल्ड एक आपको इन्फ्लेशन हेज भी दे पाएगा या फिर स्टेबिलिटी भी दे पाएगा। इसलिए हमने 11% से 12% गोल्ड भी एसेट एलोकेटर फंड में रखा है, ताकि अगर कुछ उतार चढ़ाव हो तो वो स्टेबिलिटी गोल्ड से मिले और फिर हम गोल्ड से इक्विटी या गोल्ड से डेट में शिफ्ट कर पाए जब मौका मिले तब।
चिंतन हमको ये समझाए कि अब इस पूरी कैटेगरी में पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स के बीच सिलेक्शन करने में निवेशकों में हमेशा कंफ्यूजन देखा गया है। एक तरह से हम देख रहे हैं कि पैसिव फंड्स को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, दूसरी ओर एक्टिव फंड्स में हम कह रहे हैं कि आज भी भारत में जो फंड मैनेजर्स हैं वो आपको अल्फा कमा कर देने की क्षमता रखते हैं। तो एसेट एलोकेशन फंड्स की मैं बात करूं, इस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो किस तरह का सिलेक्शन बेहतर होगा? पैसिव फंड्स के जरिए निवेश किया जाए या एक्टिव? आपने सही कहा कि लोगों का रुझान विश्व में और भारत में भी पैसिव फंड्स की तरफ बढ़ रहा है। पर पहली चीज ये हमें देखनी चाहिए कि लोगों का रुझान इक्विटी की तरफ बढ़ना चाहिए। वो एक्टिव तरीके से बढ़े या पैसिव तरीके से बढ़े, उससे कम तो फर्क पड़ेगा, पर सही मात्रा में सही इक्विटी एलोकेशन होना वो बहुत जरूरी है। आप एक्टिव माध्यम से कीजिए, पैसिव माध्यम से कीजिए, या फिर एक कॉम्बिनेशन के माध्यम से कीजिए, वो भी आपके लिए लंबी अवधि में अच्छा रहेगा। और अगर हम एसेट एलोकेशन स्कीम्स की बात करें, तो ज़रूर एसेट एलोकेशन स्कीम्स में भी आपके पास ऑप्शंस है, जहाँ पर अंडरलाइंग या तो पूरे एक्टिव है या तो फिर अंडरलाइंग पूरे पैसिव है। निवेशकों को खुद अगर जो भी सिलेक्शन करना है, वो एक्टिव या पैसिव में सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि एक्टिव पैसिव एक सेकंड लेवल का डिसीजन है। फर्स्ट डिसीजन ये है कि आपको पहले एसेट एलोकेशन स्कीम्स में पैसा लगाना है, और हमारा ऐसा मानना है कि एक्टिव वर्सेस पैसिव का डिबेट जो है वो टाइम टाइम पर बदलते जाएगा। 2 साल पहले बहुत डिफिकल्ट था अल्फा जनरेट करना। पिछले 2 साल में हम देखें तो अल्फा जनरेट हो रहा है। अगले 2 साल में शायद वापस डिफिकल्ट हो जाए। तो हमारा निवेशकों से यही सलाह है कि आप एक्टिव वर्सेस पैसिव ये डिबेट ना देखें। आप सही मात्रा में, सही समय पर कितना इक्विटी आपके पास होना चाहिए, आप वो देखिए, और वहाँ पर आपको एसेट एलोकेशन स्कीम्स डेफिनिटली हेल्प करेगी। और एक्टिव वर्सेस पैसिव ना होकर एक्टिव प्लस पैसिव दोनों की तरफ आपका रुझान होना चाहिए। और उसके लिए ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी रीडिंग भी करनी पड़ेगी, पर अगर आपको सिंप्लीफाई करना है आपकी लाइफ, तो आपका पूंजी का एक बड़ा हिस्सा अगर आप एसेट एलोकेटर फंड में डालें, तो आपको एलोकेशन का फायदा एक्टिव फंड में अंडरलाइंग में मिल जाएगा। और वैसे ही आपके पास ऑप्शंस पैसिव फंड के लिए भी है जो एसेट एलोकेशन करते हैं, आप उसमें भी थोड़ा एलोकेशन जरूर कर सकते हैं। अब अमूमन एक निवेशक के पोर्टफोलियो में अलग-अलग एसेट क्लासेस के फंड भी होते हैं, और यहाँ पर तो हम एक तरह से मल्टी एसेट क्लासेस की बात कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग के लिहाज से किस तरह से आपको लगता है कि एक निवेशक के पास मल्टी एसेट्स में एक्सपोजर होना चाहिए, और साथ ही मार्केट कैप के हिसाब से जो फंड्स होते हैं उनमें एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि इसमें तालमेल बिठाना, बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी होगा? बिल्कुल। अगर निवेशक खुद का एसेट एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अलग-अलग तरह के डेट फंड्स में और गोल्ड में अलग-अलग तरीके से करते हैं, और उसे हर साल रीबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, या फिर मार्केट के उतार-चढ़ाव के साथ रीबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें 2-3 चीजें हमने देखी है कि जहाँ पर तकलीफ पड़ सकती है निवेशकों को। पहली चीज ये है कि जब आप खुद एंट्री एग्जिट करते हो, तो आपको शायद टैक्सेशन भरना पड़ता है, शायद आपको एग्जिट लोड भी पड़ जाएंगे। और दूसरा, कौन-सा सही इन्वेस्टमेंट है, या फिर कौन से इन्वेस्टमेंट में कितने मात्रा में निवेश करना चाहिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन हो जाता है निवेशकों के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए फंड्स में निवेश करने के लिए, डेट फंड्स हो, इक्विटी फंड्स हो, तो कौन सा फंड सही रहेगा, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सभी चीजें, इतनी सारी डिसीजंस अगर आपको ना लेकर एक सही डिसीजन लेना है कि आपने जो एसेट एलोकेटर फंड है उसमें निवेश किया, तो जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जो फंड मैनेजर का है वो आपको मिल जाएगा। तो अंडरलाइंग कौन सा इक्विटी कितने मात्रा में होना चाहिए, और जब वो प्ले आउट हो जाता है, जब कोई भी अंडरलाइंग इक्विटी फंड का एक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजी ने प्ले आउट कर लिया, बैंकिंग ने प्ले आउट कर लिया, तो आप उसमें से मूव होकर मिड कैप में जाए या स्मॉल कैप में जाए, अगर मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ही बड़ी करेक्शन आई हो। तो आप अगर खुद करने जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारा समय भी देना पड़ेगा, और आप अगर रोज मार्केट को ट्रैक नहीं कर रहे, इतने सारे जो ग्लोबल और लोकल इवेंट्स विश्व में और भारत में इतने सारे फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं, आप सभी के ऊपर शायद ध्यान ना रख पाए। तो इतने सारे डिसीजन ना लेके आप एक सिंपल डिसीजन लीजिए कि एक बड़ी मात्रा में आप पैसा एसेट एलोकेटर फंड में निवेश कीजिए, और आप खुद देखेंगे कि 3, 5, 10 सालों में आपका जो वेल्थ क्रिएशन है, वो जर्नी एक अच्छे तरीके से हो पाएगा।
चलिए अब यहाँ पर मुझे आपसे ये भी समझना है कि क्या एसेट एलोकेशन फंड्स को हम किसी लक्ष्य से बांध सकते हैं। मान लीजिए कि किसी ने अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले तो क्या इस तरह के फंड से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है, और क्या किसी लक्ष्य से इसको बांधा जा सकता है, और अगर है तो किस तरह के लक्ष्यों पर आप फोकस कर सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या स्टाइल से आप लाइन अप कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो एसेट एलोकेटर फंड्स है या फिर जो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, उनमें अलग-अलग तरह के निवेशक इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनके जो गोल्स है वो भी अलग-अलग हो रहे हैं। आपके ये भी गोल्स हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के ये गोल होते हैं कि हमें आज से 10 साल बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए एक पूँजी जमा करनी है, तो वो पूँजी भी आप एक हर साल थोड़ा-थोड़ा पैसा एसेट एलोकेटर फंड में निवेश करके एक पूँजी इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो सभी तरीके के गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना है आज से 10-12 साल बाद तो उसके लिए आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, या फिर अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा हमारा आज इम्पोर्टेंट गोल होना चाहिए और बहुत कम भारतीय ये गोल को इम्पोर्टेंस देते हैं, रिटायरमेंट। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अगर 20 से 25 साल आपको आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वो मेंटेन करनी है, तो एक अच्छी खासी रकम आपके पास होनी चाहिए और वो अच्छी तरह से मैनेज भी होनी चाहिए। वहाँ पर हमारा ऐसा मानना है कि एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड बहुत ही अच्छा ज़रिया रहेगा आपको इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करने के लिए। चलिए हम चर्चा के लगभग अंतिम छोर पर आ गए हैं, और चिंतन मुझे बताएं कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कब से की थी, क्योंकि निवेश की एबीसीडी ऐसा शो है जहां पर हम चाहते हैं कि लोग जो शख्स उनके पैसे संभाल रहा है या जो एएमसी उनके पैसे संभाल रही हैं, वहां पर लोगों ने किस तरह से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, क्या पैसों की समझ आज जो दर्शकों में है, निवेशकों में है, क्या उनमें भी उसी तरह की समझ है पैसों को लेकर, निवेश को लेकर। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कब से हुई? तो बिल्कुल, जैसे कि अगर हम देखें तो मैंने मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, तभी उस ज़माने में उतना नॉलेज इक्विटी मार्केट्स के बारे में या म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं था। सन 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 2005 में जब मैंने जॉइन किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, तब से थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर सीखे और इन्वेस्ट करने की जो शुरुआत की। और आज जैसे कि और भी मार्केट साइकिल 2008 की मंदी देखी, 2013 की मंदी देखी, 2020 की मंदी देखी। तो जो तब से इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू किया है, सीख सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। पर ज़रूर म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करके एक कॉर्पस बनाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं और जर्नी सो फार हैज़ बीन गुड। अ, क्या आपने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट रणनीति अपनाई जिससे आपने अपने लक्ष्य पूरे किए? मे बी आपकी कोई बकेट लिस्ट हो, या आपने घर खरीदा हो, गाड़ी खरीदी हो, क्या इन्वेस्टमेंट्स की बदौलत आप भी ऐसा कुछ कर पाए हैं? घर तो ज़रूर खरीदा था 2016 में, पर अभी रिटायरमेंट कॉर्पस और अब बच्चों की पढ़ाई, दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉर्पस जमा कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि उन सेविंग्स के साथ बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के नाम में भी, जो बच्चों के नाम पे भी सेविंग्स कर रहे हैं ताकि वो जब बड़े हो तो उनका भी एक कॉर्पस बन जाए। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से काफ़ी आसानी से बच्चों का भी कॉर्पस बना रहे हैं, हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर रहे हैं और बच्चे लोग की पढ़ाई के लिए जो पैसा इकट्ठा करना है, वो भी निवेश कर रहे हैं। लेट्स होप महँगाई की दर उतनी ना बढ़े कि जो सेविंग्स किया है वो कम पड़ जाए। बिल्कुल, हम सब यही उम्मीद करते हैं। और चिंतन, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतनी बारीकी से निवेशकों को समझाया कि कैसे इस तरह के माहौल में सही एसेट एलोकेशन के ज़रिए, और अगर आपको चाहे तो एसेट एलोकेशन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इस माहौल में शामिल करके आप कैसे अपने आर्थिक लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद कविता।